हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का इंट्रोडक्शन। एसएससी जेईई में गेट में रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट से क्या क्या आपको पूछ सकते हैं, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है आरसीसी। तो आरसीसी का मतलब क्या होता है? आरसीसी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। आरसीसी मतलब क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। ऐसा मटेरियल जिसमें हम कंक्रीट और स्टील दोनों का यूज करते हैं उसको बोलते हैं आरसीसी। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अगर हम एक प्लेन सीमेंट कंक्रीट यूज करते हैं पीसीसी, तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्या करता है? प्लेन सीमेंट कंक्रीट का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, पर उसी के साथ उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो हमारे प्लेन सीमेंट कंक्रीट का पोर्शन टेंशन में फेल नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा रेनफोर्स करते हैं। तो जिस मटेरियल से हम हमारे प्लेन सीमेंट कंक्रीट को रेनफोर्स करते हैं उस मटेरियल का नाम होता है स्टील। उस मटेरियल का नाम क्या होता है? स्टील। तो अगर हम हमारे प्लेन सीमेंट कंक्रीट में स्टील बार भी यूज करते हैं तो उस कंपोनेंट को बोलते हैं हम आरसीसी, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस है कि व्हाई स्टील इज यूज्ड एज अ रेनफोर्सिंग मटेरियल इन आरसीसी। स्टील को ही क्यों यूज करते हैं हम एज अ रेनफोर्सिंग मटेरियल? उसका मेन रीजन ये है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन होता है अल्फा, जिसको बोलते हैं हम अल्फा, जिसको हमने हमारे थर्मल स्ट्रेस में पढ़ा था, हमारे थर्मल स्ट्रेस के वीडियो में हमने अल्फा पढ़ा था। तो तुम्हारे को कंक्रीट के साथ में ऐसा मटेरियल चाहिए रेनफोर्सिंग करने के लिए जिसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन कंक्रीट के बराबरी का हो, और इसमें सिर्फ एक ही मटेरियल ऐसा है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन कंक्रीट के बराबरी का है, और वो है स्टील। अल्फा फॉर स्टील एंड अल्फा फॉर कंक्रीट इज ऑलवेज सेम एज 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power -6। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि व्हाई स्टील इज यूज्ड एज अ रेनफोर्सिंग मटेरियल। तो आपको लिखने का है बिकॉज इट्स कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन इज सेम एज दैट ऑफ कंक्रीट। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर कर लो। अब देखते हैं हम कंक्रीट के ग्रेड्स कौन से होते हैं और स्टील के ग्रेड्स कौन से होते हैं। तो कंक्रीट्स के टोटल M10 से ग्रेड शुरू होते हैं और M80 तक रहते हैं। हमारे आईएस कोड के हिसाब से कंक्रीट का ग्रेड M10 से लेके M80 तक यूज होता है। आपको पूछ सकते हैं विच आईएस कोड इज यूज फॉर कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर डिजाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट वर्क। रेनफोर्स कंक्रीट वर्क के डिजाइन के लिए हम कौन सा आईएस कोड यूज करते हैं? तो उसका नाम है IS 456। आपको पूछ सकते लोड्स के लिए कौन सा आईएस कोड हम यूज करते हैं? तो उसका नाम है IS 875। डिजाइन लोड के लिए कौन सा आईएस कोड यूज करते हैं? तो IS 875। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अब देखो ये जो ग्रेड्स है M10, M15, M20 ऐसे ग्रेड्स होते हैं M80 तक के। इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं एग्जाम में, इन M20 ग्रेड M रेफर्स टू M10 ग्रेड के अंदर या M20 ग्रेड के अंदर M का मीनिंग क्या होता है? तो M का मीनिंग होता है मिक्स प्रपोर्शन। M का मीनिंग क्या होता है? मिक्स प्रपोर्शन। और उसके आगे जो नंबर लिखा होता है वो नंबर होता है FCK। FCK मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो अगर आपको किसी ने पूछा कि M20 ग्रेड के अंदर M का मीनिंग क्या है, तो मिक्स प्रपोर्शन। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है? तो 20 न्यूटन पर mm²। उसका FCK कितना है? 20 न्यूटन पर mm²। तो कंक्रीट के ग्रेड M10 से लेके आपको M80 तक देखने को मिलते हैं। और रहा सवाल स्टील के ग्रेड का, तो ग्रेड्स ऑफ स्टील भी हम पढ़ सकते हैं। तो स्टील के टोटल 3 ग्रेड्स है, Fe250, Fe415, Fe500। ये जो बार रहता है इसको बोलते हैं हम माइल्ड स्टील बार। 250 का बार जो रहता है उसको बोलते हैं हम माइल्ड स्टील बार, और ये जो 2 बार रहते हैं इसको बोलते हैं हम HYSD बार, मतलब हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, इन Fe415 ग्रेड Fe स्टैंड्स फॉर। ये मतलब 90% बच्चों को पता नहीं है कि Fe का मीनिंग क्या होता है। इसके अंदर बहुत से बच्चों को होता है Fe मतलब क्या होता है? आयरन, पर नहीं, इसमें Fe का मीनिंग होता है फेरस मटेरियल। इसमें Fe का मीनिंग क्या होता है? फेरस मटेरियल। तो ये भी अगर पूछा आपको कि इन Fe250 या Fe415 ग्रेड Fe स्टैंड्स फॉर फेरस मटेरियल। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन यहाँ से बन गए हमारे। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम जाते हैं हमारे बीम के क्रॉस सेक्शन के ऊपर।
मतलब आरसीसी मटेरियल से हम टोटल 4 कंपोनेंट्स बिल्डिंग के तैयार कर सकते हैं, बीम, कॉलम, स्लैब, फुटिंग। तो आज मैं थोड़ा सा आपको बीम के बारे में इंट्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है। देखो, एक बीम का इस तरह से हमारा क्रॉस सेक्शन रहता है, इसको बोलते हैं हम क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। ये हो गया आपका बीम का विड्थ, और ये जो होता है बीम का, इसे बोलते हैं हम बीम का ओवरऑल डेप्थ। और जो एक्सिस प्रॉपरली सेंटर से पास होती उसको बोलते हैं हम न्यूट्रल एक्सिस। द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रोइडल पॉइंट ऑफ द मेंबर इज कॉल्ड एज न्यूट्रल एक्सिस। अब एक्सिस के नीचे हमेशा क्या होता है, टेंशन, और एक्सिस के ऊपर हमेशा क्या होता है, कॉम्प्रेशन। मतलब जब लेयर बेंड होता तो नीचे का लेयर क्या होता, एक्सपांड होता, इसलिए वो क्या होता, टेंसाइल में आता, और ऊपर का लेयर कॉम्प्रेस होता, इसलिए उसको बोलते हैं हम कॉम्प्रेशन। अब टेंशन में कौन सा मटेरियल स्ट्रांग है, टेंशन में कंक्रीट तो स्ट्रांग है नहीं, इसीलिए हम टेंशन में क्या पुट करते, टेंशन में हम पुट करते स्टील के बार्स। जो भी हमारा स्टील का एरिया आता, उससे जो भी नंबर ऑफ बार्स निकलते वो हम डालते टेंशन के अंदर, जिसको बोलते हैं हम AST, मतलब एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। अब देखो, ये जो रेनफोर्सिंग बार होते हैं, ये रेनफोर्सिंग बार का सेंटर से लेके तो ये बीम के बॉटम एज तक जो डिस्टेंस बनता है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम इफेक्टिव कवर। इस डिस्टेंस को बोलते हैं इफेक्टिव कवर। मतलब आपको पूछा व्हाट इज इफेक्टिव कवर, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रेनफोर्सिंग बार अप टू द एक्सट्रीम फाइबर ऑफ बीम इज नोन एज इफेक्टिव कवर। और अगर ये कवर हम बार के बॉटम से गिनते हैं, अगर ये कवर हम बार के बॉटम से गिनते हैं अप टू द एक्सट्रीम फाइबर, इसको बोलते हैं हम क्लियर कवर। इसको बोलते हैं क्लियर कवर, या इसी को बोल सकते हैं आप नॉमिनल कवर। इसी को आप बोल सकते नॉमिनल कवर। सो अगर किसी ने पूछा कि नॉमिनल कवर क्या होता, तो बार के बॉटम से एक्सट्रीम फाइबर तक का डिस्टेंस मतलब नॉमिनल कवर, और बार के सेंटर से एक्सट्रीम फाइबर तक का डिस्टेंस मतलब इफेक्टिव कवर। तो अगर आपको पूछा कि आप इफेक्टिव कवर कैसे निकालोगे, इफेक्टिव कवर जो है वो आप कैसे निकालोगे, तो हम क्या करेंगे, नॉमिनल कवर प्लस ये जो पूरा दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये आपके ये सपोज आपका रेनफोर्सिंग बार है, ये बार पूरा गया ऐसा अंदर, तो आपको जो व्यू दिख रहा है ये क्या दिख रहा है, सिर्फ ये आपको दिख रहा है सिर्फ बार का डायमीटर दिख रहा है, डायमीटर। तो ये सेंटर से जब गिनते हम तो ये क्या हो गया, डायमीटर का हाफ हो गया ना। तो क्लियर कवर में हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ बार अगर ऐड कर दिया, हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ बार अगर ऐड कर दिया तो हमको मिलता इफेक्टिव कवर। सो इफेक्टिव कवर का फॉर्मूला क्या बनता, क्लियर कवर प्लस हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ बार, ठीक है। तो इस तरह से हम हमारा इफेक्टिव कवर फाइंड कर सकते हैं, नॉमिनल कवर प्लस 5/2। तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा बीम का इंट्रोडक्शन कि वह बीम क्या होता, बीम का क्रॉस सेक्शन कैसा रहता, और ये एक्सट्रीम फाइबर से लेके तो ये सेंटर ऑफ बार तक के जो डेप्थ हम काउंट करते, फिर इस डेप्थ को बोलते हैं हम इफेक्टिव डेप्थ, इसको बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। तो आज हम लोगों ने बीम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लिया, कवर वगैरह पढ़ लिया, ग्रेड्स वगैरह पढ़ लिए, और आरसीसी का मीनिंग क्या होता है वो पढ़ लिया, और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिया कि व्हाई स्टील इज यूज्ड एज अ आरसीसी मटेरियल। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसके जो आईएस कोड के स्पेसिफिकेशंस है कि मिनिमम कवर क्या रहना चाहिए, मिनिमम रेनफोर्समेंट क्या रहना चाहिए, मिनिमम स्पेसिंग क्या रहना चाहिए 2 बार का, ये सब लेके आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपके दोस्तों के साथ में शेयर करो, ताकि आपका और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट तुरंत आपके मोबाइल पे मिल जाएगा। थैंक यू।